हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड T20I का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने फिर से एक कंफर्टेबल विन जो है पाकिस्तान से हासिल कर लिया है। और अगर इस मैच के शुरू से बात की जाए तो पाकिस्तान ने फिर से टॉस जीतकर फील्डिंग का फ़ैसला किया और न्यूजीलैंड वाज लुकिंग गुड अगेन। जो फर्स्ट उनका जो हाफ़ था 10 ओवर्स का, उसमें बहुत अच्छा उन्होंने बैटिंग की। और स्पेशली अगर फिन एलन की बात की जाए, जिस तरह से वो डोमिनेट कर रहे हैं पाकिस्तान बॉलर्स को, जो अभी तक 2 मैचेस हुए हैं, दोनों मैचेस में उनकी जो बैटिंग परफॉर्मेंस रही है वो डोमिनेटिंग रही है और उन्होंने डिमोलिश किया है पाकिस्तान बॉलर्स को, स्पेशली जो सीमर्स को। तो अगर न्यूजीलैंड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी बात की जाए तो एलन बहुत अच्छे दिखे, बहुत अग्रेसिवली उन्होंने बैटिंग की। लेकिन कॉनवे का जो अभी परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा जो है वो डिसअपॉइंटिंग रहा है इन बोथ मैचेस। उन्होंने अभी तक जो है रन स्कोर नहीं किए, बट एलन ने बिल्कुल डिमोलिश किया है। और अगर पाकिस्तान बॉलर्स की बात की जाए तो जो सबसे पहली चीज़ है वो तो ये है कि पाकिस्तान इज़ डेस्परेटली मिसिंग शाहीन्स स्ट्राइक्स इन पावर प्ले। शाहीन जो है वो नई गेंद से जो है विकेट्स नहीं चटका रहे और इसका जो है वो असर पूरी टीम पर पड़ रहा है। जिस तरह से वो पहले बॉलिंग करते थे इन पावर प्ले, जिस तरह से वो स्ट्राइक डिलीवर करते थे फॉर पाकिस्तान, तो एक और जो चीज़ देखने लायक है, नोटिसेबल चीज़ है इस बॉलिंग अटैक में, वो ये है कि शाहीन अफरीदी का जो मतलब एक सपोर्टिंग एंड से जो दूसरी एंड से न्यू बॉल बॉलर है वो भी नहीं है इस बार। नसीम शाह होते थे पहले, बट इस बार शाहीन के साथ नई बॉल करने वाला कोई बॉलर भी नहीं। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि न्यूजीलैंड है जो बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं दे रहा इन पावर प्ले, या फिर आप कह लो इन फर्स्ट 4 to 5 ओवर्स। क्योंकि अगर इस कॉम्बिनेशन की बात की जाए, जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान का, इसमें शाहीन के अलावा आपको कोई भी जो है वो न्यू बॉल बॉलर नहीं मिलेगा। हारिस रऊफ़ ने ज़रूर पावर प्ले में ओवर्स किए हैं दोनों मैचेस में, बट ही इज़ नॉट अ नेचुरल न्यू बॉल बॉलर वो, एंड ही इज़ मोर अ डेथ बॉलर। और आप उनसे एक, मैं समझता हूँ कि काम चलवाने के लिए बॉलिंग करवा रहे हो पावर प्ले में। और आमिर जमाल को अगर ऑप्शन कंसिडर किया जाए तो वो भी जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो स्विंग बॉलर नहीं है, वो पेस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं अपनी। और इस तरह जो बाकी भी अगर बात कर ली जाए, अब्बास अफरीदी एंड ऑल्सो उसामा मीर तो रिस्ट स्पिनर हैं, वो तो है ही नहीं, मतलब उसको तो आप उस कैटेगरी में शामिल कर ही नहीं सकते कि जो न्यू बॉल से बॉलिंग करते हुए हमें नज़र आएंगे। बट अगर अब्बास अफरीदी की बात की जाए तो वो भी जो है वो मिडल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं ज़्यादातर, एंड ऑल्सो इन डेथ बॉलिंग। अगर पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए सेकंड T20I में, तो शाहीन वाज इकनॉमिकल, बट वो अगेन वो विकेटलेस रहे। और जो उसी की वजह से मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जो है वो एक अच्छा स्टार्ट पुटअप करने में कामयाब रहा। और जो बाकी बॉलर्स की अगर बात की जाए तो सभी बॉलर्स एक्सपेंसिव थे, चाहे वो उसामा मीर हों या फिर वो आमिर जमाल हों। आमिर जमाल के 2 ओवर्स ठीक ठाक थे, पहले 2 ओवर्स उन्होंने लाइन एंड लेंथ पर बॉलिंग की, बट जो उन्होंने 2 ओवर्स अगले किए उसमें रन्स लीक किए। और मुझे लगता है कि आमिर जमाल का जो प्रॉब्लम थोड़ा सा आ रहा है उनको, वो यही है दैट वो बहुत ज़्यादा जो है लाइन एंड लेंथ पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो अपने आप को एक T20 बॉलर कंसिडर करना चाहते हैं, पाकिस्तान जो एक प्लान है जो फास्ट बॉलिंग का, उसमें अगर वो अपने आप को रखना चाहते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उनको स्लोअर बॉल्स करना सीखना होंगे, एंड ऑल्सो जो उनको यॉर्कर्स हैं वो करना सीखने होंगे, अगर वो एक कंप्लीट T20 बॉलर बनना चाहते हैं। और बैटिंग पर भी उनको अगेन बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आमिर जमाल एक्सपेंसिव थे, दैन उसामा मीर अगेन डिसअपॉइंटिंग, फिर से उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ी। और जो हारिस रऊफ़ थे वो भी, उन्होंने भी 40 से ऊपर रन दिए। अब्बास अफरीदी ने विकेट ज़रूर लिए, बट वो भी जो है इकोनॉमी रेट उनका भी 10 से ऊपर जा चुका था। तो जैसा फर्स्ट हाफ न्यूजीलैंड का रहा, तो फिर से ऐसा नज़र आ रहा था कि न्यूजीलैंड फिर से जो है पिछले T20I में जो टारगेट था उसको रिपीट करना चाहेगा, और ऐसा लग भी रहा था। बट वो तो जो मिडिल में जो 4-5 ओवर्स निकले वो बहुत आउटस्टैंडिंग थे। मैं समझता हूँ कि पूरा जो सेकंड हाफ था, 10 ओवर थे जो दूसरे वाले, उसमें पाकिस्तान बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और कमबैक किया। और न्यूजीलैंड मुझे लगता है कि 15 से 20 रन शॉर्ट रहा, पर फिर भी स्टिल वो एक अच्छा टोटल था फॉर पाकिस्तान। तो और अगर पाकिस्तान बैटिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान वाज एब्सोल्युटली ऑन बैक फुट। इस तरह से पाकिस्तान ने साइम अयूब और रिजवान के पहले 2 ओवर्स में ही विकेट खो दिए थे। तो इस तरह से पाकिस्तान कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जो है ये टारगेट चेज़ कर पाएगा। फ़खर जमान और बाबर के दरमियान बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगी। उसकी भी जो बैक स्टोरी यही है कि दोनों प्लेयर्स के कैचेस ड्रॉप हुए। फ़खर का भी एक ईजी कैच ड्रॉप हुआ, एंड ऑल्सो ऑफ बाबर। तो इस तरह से वो कुछ ना कुछ पार्टनरशिप बिल्ड होती हुई नज़र आई, और पाकिस्तान
एक वक्त ऐसा लग रहा था जिस तरह से रन रेट पाकिस्तान का था वो 10 से ऊपर जा रहा था और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो सिर्फ 9 का रह गया था और बाबर और फ़खर बहुत अच्छे से बैटिंग कर रहे थे। बट फ़खर की वहाँ पर आउट होने की देर थी। मैं समझता हूँ कि फिर से अनफॉर्चुनेट वे में वो आउट हुए, इनसाइड एज लगा उनका और उसके बाद से पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल बैकफुट पर जाता ही गया और बाउंड्रीज़ को लेक करते रहे। मिडल ओवर्स में पाकिस्तान बाउंड्रीज़ पाकिस्तान नहीं लगा पाए पाकिस्तानी बैटर्स, और वहाँ पर जो काम था आज़म खान और इफ्तिखार अहमद का वो नहीं कर पाए और इसी वजह से जो है वो रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ऊपर जाता गया और बाबर भी इसी प्रेशर में आउट हुए। बाबर ने अच्छी बैटिंग की, अगेन बहुत सेंसिबल बैटिंग थी उनकी, बट उनको जो सपोर्ट एक दफ़ा फिर से नहीं मिली और इस तरह से जो विकेट्स पर जो टाइम नहीं स्पेंड किया बैटर्स ने, इसी वजह से पाकिस्तान दूसरा T20 भी हार चुका है। और अगर यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर की अगेन बात की जाए तो मुझे लगता है कि अगेन जो है आज़म खान को नंबर 5 पर आना चाहिए था, क्योंकि इफ्तिखार, मैं अगेन ये कहना चाहूँगा कि इफ्तिखार इज़ अ काइंड ऑफ पिंच हिटर, क्योंकि अगर आप उनको फिनिशिंग रोल देंगे तो वो उस रोल को बखूबी निभा लेंगे। बट आज़म खान वो एक्सपीरियंस बैटर नहीं है बहुत ज़्यादा, उनका एक्सपीरियंस ना होने के बराबर है इंटरनेशनल क्रिकेट। तो आपको उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, ना कि आप उनको एक ऐसी सिचुएशन में भेजें जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और विकेट्स भी गिरे हुए हैं ऑब्वियसली, और रिक्वायर्ड रन रेट भी है जो वो 13-14 पर जा चुका है। तो वहाँ पर एक नए बैटर के लिए हमेशा से जो है वो एक मुश्किल रहती है, और स्पेशली एक ऐसे बैटर के लिए जो कि उस नंबर पर खेलता भी नहीं मोस्टली। तो आप उनको 4 पर तो चलिए आपके पास फ़खर हैं, 5 पर उनको खिलाना चाहिए, क्योंकि वो डोमेस्टिक में 4 और 5 पर ही बैटिंग करते हैं, चाहे वो PSL की बात कर लो आप या फिर डोमेस्टिक की। तो आपको उनको नंबर 5 पर खिलाना चाहिए और इफ्तिखार को नंबर 6 पर खिलाना चाहिए, क्योंकि इफ्तिखार ने स्ट्रगल किया, हमने देखा ये 10 बॉल्स पर सिर्फ 5 रन स्कोर किए उन्होंने, और इस वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पर जाता गया। आज़म भी नहीं जो है वो फायर कर पाए और ना ही इफ्तिखार अहमद। तो ये थोड़ी सी वजूहात थी। और अगले मैच की अगर बात की जाए, थोड़ी सी एक चेंज मुझे लगता है होनी चाहिए अगले मैच में, और वो होगी मेरे ख्याल से, अगर अबरार अहमद अवेलेबल हैं, अगर वो फ़िट हैं, तो उनको मुझे लगता है कि उसामा मीर की जगह लाना चाहिए और आमिर जमाल के साथ मैं चाहूँगा कि फिर से परसिस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक फ्यूचर में आपके लिए बहुत बड़े एसेट साबित हो सकते हैं। बैटिंग की तरफ भी आमिर जमाल को बहुत ध्यान देना है और बॉलिंग में स्पेशली ऑफ कटर्स और स्लोअर बॉल्स पर आमिर जमाल को बहुत ध्यान देना है और यॉर्कर्स भी उनको करना सीखनी है, अगर वो T20 में अपने आप को पाकिस्तान के लिए जो है वो एक ऑलराउंडर के तौर पर रखना चाहते हैं।